डीएम के लीडर्स ने न्यूज़पेपर्स को ऑफ द रिकॉर्ड कोट्स दिया है कि विजय अगर सीएम बन गए तो वो 10-15 साल के लिए हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे, हम उन्हें कुर्सी में से नहीं उतार पाएंगे। हर द्रविडियन पार्टी की तरह जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस द मून किया है सब कुछ। मैं तुमको सब कुछ दूंगा, उस तरीके से उन्होंने कहा है। सी जोसेफ विजय के नाम से हमें दिखता है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन आप अगर उनके मूवीज देखें तो उन्होंने काफी सारे मूवीज में अपने आप को एक हिंदू कैरेक्टर की तरह पेश किया है। मल्टीपल काफी सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने हमें क्या कहा है कि विजय ने जो कास्ट, रिलीजन और क्लास, ये बैरियर्स को कंप्लीटली तोड़ा है। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शंस में एक नया इतिहास रचा है। वहां की जनता ने लोगों को ये दिखा दिया है कि अगर अच्छा विकल्प हो तो लोग उसी विकल्प को चुनना चाहेंगे। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन लोगों को एक बहुत जबरदस्त धक्का लगा है। द्रविडियन मूवमेंट जिससे कि दोनों डीएमके एआईएडीएमके काफी ऊपर तक आई। आज तक डीएमके एआईएडीएमके ने ही राज किया तमिलनाडु में। अब एक ऐसी नई पार्टी निकल कर आई है, अब एक ऐसे नए नेता निकल कर आए हैं जिनके बारे में पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उनका राइज होगा। इसी बारे में आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीधा चेन्नई से जुड़ गए हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मिस्टर सिद्धार्थ प्रभाकर। मिस्टर प्रभाकर, वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स। बहुत धन्यवाद मैडम मुझे इस इंटरव्यू में बुलाने के मिस्टर प्रभाकर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर जो तमिलनाडु के नए सीएम हैं सी जोसेफ विजय, हु इज ही? विजय कौन है? लिए। मैम, चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, चंद्रशेखरन उनके फादर का नाम है, एस ए चंद्रशेखर, जो तमिल सिनेमा में एक काफी इम्पोर्टेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने रजनीकांत को भी डायरेक्ट किया है। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय तमिलनाडु के सबसे मशहूर, मशहूर तो नहीं मशहूर ठीक है, आउटसाइड तमिलनाडु में भी नहीं, बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार है, हीरो है, सुपरस्टार है। उनकी फिल्म्स बहुत ही सक्सेसफुल रही है। वो उन्हें सैलरी, वो 200 करोड़ पर फिल्म का सैलरी कमांड करते हैं, जो एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसके सिवाय उन्होंने अपने एक फैन बेस को बहुत जबरदस्त तरीके से कल्टीवेट किया है काफी सालों से। आप काफी सारे इंटरव्यूज देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि काफी महिलाओं ने उन्हें वोट दिया है, काफी महिलाएं आज उनके जीत के बाद टीवी के सामने डांस कर रहे हैं। वो हमारे एज के नहीं, हमसे 20-25 साल बड़ी महिलाएं भी इस तरीके का एक खुशी मना रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है विजय के लिए। मैं काफी सालों से देख रहा हूँ। विजय का पॉपुलैरिटी महिलाओं में बहुत ही जबरदस्त रहा है 20-25 सालों से। इसके सिवाय ऑफ कोर्स यंग मेन, मर्दों में भी उनकी काफी पॉपुलैरिटी, और बच्चों में बहुत ही जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। उन्होंने टोटल 69 फिल्म्स किए हैं आज तक। उनकी लास्ट फिल्म जो जननायकन, जिसका मतलब है डेमोक्रेसी, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। वो हमारे दर्शकों को पता होगा क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने तमिल फिल्म सुपरस्टार्स का एक ट्रेडिशनल एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो वॉइस है, पीपल्स प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, हॉस्पिटल सही नहीं है, करप्शन ज्यादा है, इस तरीके की फिल्म्स सारे के सारे तमिल फिल्म हीरोज करते हैं। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि तेलुगु फिल्म हीरोज और कन्नड़ा फिल्म हीरोज भी करते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरीके की मूवीज की है। इसकी वजह से वो लोगों में काफी पॉपुलर हुए हैं। और उन्होंने काफी स्मार्ट तरीके से अपने फैन बेस को हमेशा एक मैसेज दिया है कि मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका सेवियर हूँ। उन्होंने 2.5 घंटे या 3 घंटे की फिल्म में लोगों के प्रॉब्लम्स बता के अपने आप को वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले एक सुपर हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया है। और वो कोई आसमान से टपका सुपर हीरो नहीं है, वो उनके बीच में एक उनका भाई, उनके अंकल या उनके दोस्त की तरह उन्हें अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। और इसी तरीके और इसी एक इमेज को यूज करके
उन्होंने लोगों को लोगों के बीच में ये कैंपेन किया है, और इसी एक इमेज के वजह से लोगों ने उन्हें वोट दिया है कि हाँ, हमारा भाई, हमारे अंकल या हमारा दोस्त विजय हमें बचाएगा, हमारे लाइफ को इम्प्रूव करेगा। इस तरीके से विजय, जो तमिलनाडु का वेट्री कழகம் के प्रेसिडेंट है, वो आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने। मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी, हम आगे चले उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूंगी। अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम पे विजय को सब लोगों ने दिल्ली में देखा था। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे आके ये भी बहुत ओपनली कहा था कि अन्ना हजारे मूवमेंट और एंटी करप्शन मूवमेंट को बेसिकली वो अपने फैन बेस के थ्रू सपोर्ट कराएंगे। तो ये तो काफी पुरानी बात हो गई। तो अन्ना हजारे मूवमेंट से लेके अब तक की उनकी जर्नी में उनके पॉलिटिकल माइलस्टोन्स क्या रहे हैं? अन्ना हजारे मूवमेंट ही नहीं, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर विजय ने काफी सारे मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है। अन्ना हजारे मूवमेंट, आपने एकदम सही कहा, जो एंटी करप्शन में वो वे आए थे, शायद दिल्ली में आके उन्होंने थोड़ा जी समय गुजारा था। मैं एक चीज को याद करता हूँ, 2011 में जब जयललिता जी ने इलेक्शन जीता। मुझे अच्छी तरह से याद है, 1-2 बजे के आसपास जब जयललिता जी के AIADMK को जीत हासिल हो रही थी, लीड्स आ रहे थे, तो उस समय विजय की आने वाली एक पिक्चर, वेलायुधम, उसका ट्रेलर जया टीवी, जो जयललिता के गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली टीवी है, जी। उस पे तुरंत आने लगा। तो उससे लोगों को ऐसा लगा कि विजय जयललिता को सपोर्ट कर सपोर्ट रहे हैं, करेंगे। डीएमके के अगेंस्ट हैं। लेकिन ये अलग चीज़ है कि जयललिता ने खुद विजय के फिल्म करियर को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उनके काफ़ी सारे फिल्मों को अलग तरीके उन्होंने नहीं किया ऐसा, उनके गवर्नमेंट के टाइम पे उनके काफ़ी सारे फिल्मों को रिलीज के पहले रोका गया, ये सब तो डेफिनेटली था। इसके बाद अगर मैं उनके माइलस्टोन्स देखूंगा, तो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आया है कि वे राहुल गांधी से मिले थे। उसके बाद मुझे याद है 2018 में जब एंटी स्टरलाइट वायलेंस हुआ था ट्यूटिकोरिन में, जी जिसमें तमिलनाडु पुलिस ने बेरहमी से काफी लोगों को गोलियां मार के उनका कत्ल किया था। जी ऐसे एक यंगस्टर के घर पे वो वो जाके मिल के आए थे उनसे। उन्होंने कोई पब्लिसिटी नहीं की इसकी, जाने के पहले, जाने के बाद उनके फोटो आए कि वो मिलने गए थे। जब एंटी नीट प्रोटेस्ट में अनीता नाम के एक छात्री ने अपना अपनी जान ली थी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते वक्त, तो उन्होंने आई थिंक अनीता के फैमिली से भी बात की थी या मिले थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने एक ऐसा एक मूव किया था। तो वो कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ एंगेज कर रहे थे। क्या ओके। वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीडर्स की तरह एंगेज कर रहे थे, वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने लोगों को ये मैसेज बताया कि मैं हूँ आपके लिए, मैं जी। यहाँ हूँ। और उन्होंने किसी को भी ये डाउट नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। तो ये उनका जर्नी रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे एक और चीज यहाँ समझना चाहूंगी, बिकॉज आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली कवर कर रहे हैं पिछले काफी सालों से। ऐसा क्या बहुत पिक्यूलियर है आपके स्टेट की पॉलिटिक्स में कि अगर देखें तो एमजीआर से शुरू कर दें, एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि, कमल हसन, अब सी विजय, सी जोसेफ विजय, सारे फिल्म स्टार्स सीधे सीधे मतलब धीरे धीरे ग्रेविटेट पॉलिटिक्स की तरफ कैसे कर जाते हैं? मैडम, इसमें MGR, जयललिता और कमला हसन, सिर्फ ये तीन स्टार्स हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं। करुणानिधि जी स्टार नहीं थे, वो सार। फिल्म इंडस्ट्री के थे, वो राइटर हम्म। राइटर थे बहुत बढ़िया। इनफैक्ट तमिल तमिल लिटरेचर के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स उन्हें माना जाता है। ये आपका सवाल एकदम बढ़िया सवाल है। ये एकदम तमिलनाडु और शायद आंध्रा के पॉलिटिक्स में काफी यूनिक चीज है पिक्यूलियर कि है। बहुत पेक्यूलियर चीज है कि जो एक्टर्स है वो अपने फिल्म से जो एक फैन बेस क्रिएट करते हैं, वो फैन बेस को उनके ऊपर बहुत जबरदस्त प्यार और भरोसा है। जी और आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लीडर के लिए ये प्यार और भरोसा बहुत बढ़िया करेंसी है। जी अगर आप अभी आंध्रा में देखें तो NT रामाराव देख सकते हैं हम, जी चिरंजीवी देख सकते हैं, और आज जो चिरंजीवी के भाई आए हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो डेप्यूटी CM है आंध्रा के, वो भी बहुत बड़े पावर स्टार पवन कल्याण, वो भी बहुत बड़े स्टार रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से इनका जो सिनेमा है वो पीपल्स प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, सोशल इश्यूज नहीं, पीपल के प्रॉब्लम्स, जैसे कि पानी नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल्स में हमें पब्लिक हॉस्पिटल्स में हमें सही फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, करप्शन हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारे सुपरस्टार्स ने ऐसी काफी सारे फिल्म किए। आप अगर 2008 में रजनीकांत ने एक मूवी की थी शिवाजी द बॉस, जो हिंदी डब, उसका डब वर्जन हिंदी में भी काफी पॉपुलर है। जी उसमें आप देखें तो वो एक फॉरेनर है जो पैसा कमा के आके इंडिया में फ्री हेल्थ केयर, फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल ऐसा सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें वो करने नहीं देती है। तो वो कैसे लड़के वो चीज को करते हैं। तो इस तरीके का जो जबरदस्त एक पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन फॉर्म करने वाले मूवीज करते हैं, इसकी वजह से उनको अपने फैन बेस को कार्डर में कन्वर्ट करने में काफी आसानी होती है। इसी तरीके से रजनीकांत जी ने भी किया और कमल हासन जी ने भी किया। और तमिल और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में ये काफी पिक्युलर चीज है कि जो फैन क्लब्स होते हैं, जी। हर एक्टर के बहुत जबरदस्त फैन क्लब्स होते हैं, तो उनका एक ऑटोमेटिक एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, जिससे कि वो एक सोशल आउटरीच कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, फूड, घर घर जाके पुअर और नीडी को खाना देना, जी। या कोई उनकी कोई मदद करनी। इस तरीके से वो अपने एक पॉलिटिकल ऑरा को क्रिएट और कल्टीवेट कर सकते इनफैक्ट एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि इनके फैन बेस के थ्रू उनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है और इनके ग्राउंड वर्कर्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने आप ही की एक इंटरव्यू में ये भी जाना कि उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो बूथ लेवल पे जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत खुशी खुशी विजय के लिए काम किया विदाउट इवन टेकिंग एनी मनी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ कि विजय ने कैसे ट्रेडिशनल कैंपेनिंग को पीछे छोड़ के एक नए तरीके के कैंपेनिंग को आगे लेकर आए हैं वो। हैं। मैम, ये एकदम बढ़िया सवाल है, और आपके जो भी दर्शक है और उसमें शायद कोई पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, उनको भी ये बहुत दिलचस्प लगेगा। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम है कि मेरे पार्टी के कार्डर मेरे लिए बूथ पे काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल में काम करेंगे, उन सबको अपने काम के लिए थोड़ा बहुत पार्टी खुद पैसा देती है, स्पेशली इलेक्शन टाइम पे, क्योंकि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन जो टीवी के ने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, उन्होंने टोटली टेक्नोलॉजी को यूज किया है। जैसे कि उन्होंने एक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जी और वो मोबाइल ऐप कौन से जिस जगहों में डाउनलोड ज्यादा हुआ, उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे हमारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, हमें चाहने वाले, हमको वोट देने वाले लोग ज्यादा होंगे। जी ये एनालिसिस के बल पर उन्होंने विजय को पेरम्बूर के एक नॉर्थ चेन्नई के एक सीट को चूज किया। उसके बाद हम आते हैं बूथ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ट्रेडिशनली बूथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल पार्टीज अपने बूथ वर्कर्स को ट्रेनिंग देती है, बुला के ये करना है आपको, इलेक्शन के दिन ये करना है, इसके पहले इलेक्टर रोल्स को ये देखना है। टीवी के जब कैंपेनिंग चल रहा था, तब काफी लोग कह रहे थे कि कहाँ है बूथ ट्रेनिंग, उनका कोई जी। ट्रेनिंग हुआ है नहीं हुआ है। तो किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। ट्रेनिंग पूरा जूम पे हो रहा था, ओके। ऑनलाइन ऑनलाइन सब ट्रेनिंग हो रहा था। तो ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैं एग्जांपल साइट कर रहा हूँ वो मेरे एक अजीज दोस्त के रिलेटिव का एक्सपीरियंस है। तो ट्रेनिंग उन्हें जूम पे मिली। और ये जब इलेक्शन के दिन जब बूथ पे काम करने गए, अपना वाइट शर्ट और बेज पैंट, जो विजय का एक सिग्नेचर ड्रेस है, और उनके जी सारे फैंस ने, सारे वोटर्स ने पहना वो ड्रेस, तो उन्होंने एकदम खुशी खुशी काम किया बूथ पे जाके। काफी मजे से उन्होंने, उनके लिए एक नई चीज है ये, एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस है उनके जी लिए। और वो हर मिनट सीख रहे थे, कुछ नया सीख रहे थे, एकदम हंसी मजाक के साथ उन्होंने आराम से एक कमराडरी के साथ, एक दोस्ती के साथ एक काम किया। वो शायद जानते नहीं होंगे एक दूसरे को, लेकिन जी जो विजय विजय फैन का जो आइडेंटिटी है, वो उन्हें एकदम करीब लेके आया। और ये काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा इसे, कि ये देखिए कि ये तो कितने आराम से कर रहे हैं, मजे से कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस जी। को। तो ये थे उनके इलेक्शन विक्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जो विजय थे, वो थे सीमेंट, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर को खड़ा मजबूती किया। दी। इनफैक्ट यहाँ पे आपने जैसे बताया कि विजय इज दी सीमेंट एंड उन्होंने पूरा बिल्डिंग उस पे खड़ा किया है। यहीं पे मैं जोड़ना चाहूंगी कि विजय ने अपने आप को ही हर जगह रखा है कि मैं हूं। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया और हर किसी को ये भरोसा दिलाया कि मैं हूं।
तो इस पे मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अभी शपथ लेने के बाद, ओथ के बाद उन्होंने 3 नए डिसीजंस और लिए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल का समय है इनके पास, क्या ये इस अपने सारे प्रोमिसेस पे खड़े उतर पाएंगे? वो अपने सारे प्रोमिसेस, क्योंकि उन्होंने हर द्रविडियन पार्टी की तरह जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस द मून किया है। सब कुछ मैं तुमको सब कुछ दूंगा, उस तरीके से उन्होंने कहा है। स्टेट के फिनेंसिस को देखते हुए वो क्या 2,500 की रकम विमेन को हर महीने दे पाएंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है अपने स्पीच में कि खजाना पूरा खाली है। जी। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जी। मैं जानता हूँ आपको मेरे पे काफी भरोसा है और आप काफी अपेक्षा भी है, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन उनके पहले 3 डिसीजन से ये क्लियर है कि उन्हें पब्लिक का पल्स एकदम सही तरीके से मालूम है। जी। उन्होंने एक वेलफेयर स्कीम अनाउंस की, इलेक्ट्रिसिटी के 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स फ्री अनाउंस किया। वो भी उन्होंने सिर्फ जो 500 यूनिट से कम हाँ। इस्तेमाल करते हैं उनके लिए दिया है। ठीक है, वो एकदम स्मार्ट मूव है। जो दूसरे और तीसरे हैं, एक एंटी नारकोटिक स्क्वाड बनाना और विमेन सेफ्टी के लिए एक विमेन जी। एक पुलिस स्क्वाड बनाना, ये 2 इश्यूज है ना। ये आप तमिलनाडु के हर कोने में इलेक्शन कैंपेन के वक्त रेजोनेट हो रहे थे। इसीलिए इन्होंने ये 2 स्कीम को अनाउंस करके जो उनके पूरे वोटर्स है और जो उनके वोटर्स नहीं भी है, उनका एक स्ट्रोक में दिल जीत लिया है। जी। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि 5 साल में वो अपने प्रोमिस, सारे प्रोमिस पूरे ना करे, तो भी अगर जो पब्लिक के जो सबसे इम्पोर्टेंट ख्वाहिशें हैं वो अगर पूरे कर देंगे, तो भी पब्लिक उनसे काफी खुश हो। मैं अब इस डिस्कशन को थोड़ा एक डायरेक्शन में मूव मूव करना चाहूंगी। एक फैक्शन का ये भी मानना है कि चर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है विजय को एज अ सीएम, मतलब उनको सपोर्ट करने में, बैक हैंड सपोर्ट करने में, और उनको सीएम बनाने में। तमिलनाडु को पहला क्रिश्चियन सीएम मिला है। इस थ्योरी पे आपकी क्या टिप्पणी है? मैम, ये सवाल जो नॉन तमिल स्पीकिंग, नॉन तमिलनाडु जो तमिलनाडु को नहीं जानते, उनके मन में आना काफ़ी जायज़ है। स्पेशली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जहाँ हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियन का जो डिवीजन काफ़ी स्ट्रांग है, ये सवाल आना जायज़ है, मैं मानता हूँ। लेकिन तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल और सोशल कल्चर है वो टोटली अलग है। ओके। सी जोसेफ विजय के नाम से हमें दिखता है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन आप अगर उनके मूवीज देखें तो उन्होंने काफी सारे मूवीज में अपने आप को एक हिंदू कैरेक्टर की तरह पेश किया है। टेम्पल गोइंग, ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक है, टेम्पल जा रहे हैं। भगवान के रूप में भी थोड़े सीन्स में आ रहे हैं, हिंदू भगवान के रूप में आ रहे हैं। जी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उनके मदर प्रैक्टिसिंग हिंदू है। आप अगर उनके पब्लिक अपीयरेंसेस देखेंगे तो काफी जगहों पे उन्होंने तिलक। टीका लगाया है, जी। तिलक लगाया है। तो ये एक मल्टीपल काफी सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने हमें क्या कहा है कि विजय ने जो कास्ट, रिलीजन और क्लास, ये बैरियर्स को कंप्लीटली तोड़ा है। अगर आप विजय के इलेक्टोरल परफॉर्मेंस को कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखें, तो जहां मुसलमान ज्यादा है, जहां क्रिश्चियंस ज्यादा है, जहां दलित ज्यादा है या जहां ओबीसी ज्यादा है, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहा है। इससे हम क्या देखते हैं कि सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज हैव हैव वोटेड वोटेड फॉर फॉर हिम। हिम। तो क्या चर्च उन्हें बैक कर रही है? ये एलिगेशन मैंने काफी सीनियर ऑफिसर्स से भी सुना है। लेकिन मेरे पास मैंने ना कोई एविडेंस देखा है, तो इसलिए मैं इस पे ये सही है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन इलेक्शन के पहले जो काफी अलग अलग चर्चेस थे, उनके लीडर्स काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि वो ट्रेडिशनली डीएमके को सपोर्ट करते हैं। जी। डीएमके ही माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी के रूप में तमिलनाडु की हिस्ट्री में रही है, और जी। वो ही बीजेपी को एकदम स्ट्रांगली अपोज कर रही है। लेकिन जो यंगर पीपल, जो यूथ थे, वो मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन्स में, वो विजय के सपोर्ट में थे। जी। इसीलिए इसकी वजह से क्रिश्चियन चर्चेज में, चर्चेज के फॉलोअर्स में और मुस्लिम ग्रुप्स में, स्पेशली आईयूएमएल जैसे सपोर्ट पॉलिटिकल किया है। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, इसमें एक डिवीजन था। सीनियर्स डीएमके के साथ जाना चाहते थे, जी। जूनियर्स विजय के सपोर्ट में आना चाहते एआईएडीएमके के एक फैक्शन ने भी विजय को सपोर्ट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो उगता हुआ सूरज है, सब उसी को नमन कर रहे हैं।
इसे इसे हमें एक उस तरीके से देखना चाहिए। पॉलिटिकल रियलिटी क्या है आज? पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि लोग विजय को सीएम बनते देखना चाहते थे। और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके का मैसेजिंग दिया कि हम विजय को रोक रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में वो उन्हें काफी महंगा पड़ेगा। जी और विजय, अगर कोई हम स्नैप इलेक्शंस में जाते हैं, तो विजय को जो 108 सीट मिले, डेफिनेटली उससे काफी ज्यादा मिलेंगे। कांग्रेस अभी उनके साथ अलायंस में आ गई है। जी। तो डेफिनेटली उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगी और वो इससे भी ज्यादा अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। इनफैक्ट डीएम के लीडर्स ने द हिंदू और डेक्कन हेराल्ड जैसे न्यूज़पेपर्स को ऑफ द रिकॉर्ड कोट्स दिया है कि विजय अगर सीएम बन गए तो वो 10-15 साल के लिए हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे, हम उन्हें कुर्सी में से नहीं उतार पाएंगे। ओके। तो इस तरीके की थिंकिंग डीएमके और एडीएमके में आज है। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग कास्ट, रिलीजन, इन सब चीजों की बातें कर रहे थे। एक सवाल जो हमेशा एज अ जर्नलिस्ट मेरे दिमाग में भी रहता है कि अ, तमिलनाडु में भाजपा अपना इन्फ्लुएंस क्यों नहीं बना पा रही है? ये सवाल भाजपा के जो नेता है तमिलनाडु में, उनके मन में भी है। इनफैक्ट थोड़े भाजपा लीडर्स ने इलेक्शन रिजल्ट के बाद मुझसे काफी निराशा में बात की। उन्होंने मुझे पूछा, भाई आपको लगता है क्या कि भाजपा तमिलनाडु में कुछ कर पाएगी? वो उतने निराश है वो। इसे मैं किस तरीके से देखता हूँ, जो भाजपा का जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, एकदम स्ट्रांग हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, वो तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। मेरे हिसाब से वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु के लोग वो जेन्युइनली काफी सेक्युलर है। हमें सेक्युलरिज्म के रखवाले पॉलिटिकल पार्टी यहाँ, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ही खुद सेक्युलर है। अगर आप चेन्नई आएंगे, चेन्नई के लो इनकम मिडिल इनकम सेटलमेंट्स में आप अगर ट्रैवल करेंगे, इसी तरीके से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप अगर ट्रैवल करेंगे, तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मुस्लिम, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो यहाँ अगर अगर कोई बंदा उसका नाम अगर नहीं बताएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। ओके। उनके नाम से ही आप पता कर पाएंगे। तो वो जो एक जो हम ट्रेडिशनल माइंडसेट में जो रिलीजियस मार्कर्स की तरह देखते हैं, वो यहाँ उतने नहीं है। तो काफी सिंक्रेटिक पीपल है यहाँ तमिलनाडु में। इसकी वजह से जो बीजेपी जो एक शार्प पोलराइजेशन में बिलीव करता है, और उसका वो एक इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी रहा है हर कोई स्टेट में, जी वो यहाँ काम नहीं करेगा। उन्हें दूसरे तरीके का कोई सोच लाना पड़ेगा। अन्नामलई जैसे कैरिज्मेटिक लीडर ने डेफिनेटली 2024 लोकसभा इलेक्शंस में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था। जी। लेकिन वो इस इलेक्शन में उन्होंने सिर्फ कैंपेन किया, वो फेस नहीं थे। क्या वो इम्पैक्ट कर पाएंगे? मुझे नहीं पता, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाते ही पुडुचेरी में एनडीए की वापसी हो गई है, और एनडीए वापसी मतलब कि पहले भी वो सरकार में थे, एनडीए अलायंस था। वहां कैसे चीजें बदल जाती हैं? हाँ, लेकिन वहाँ आप अगर देखें तो जो एनआर कांग्रेस है, यूनियन टेरिटरीज की बात अलग होती है। वहाँ के लोग जेन्युइन जनरली नेशनल लेवल पार्टीज को ही वोट ज्यादा देते हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो उनके घर का खर्चा नेशनल यूनियन गवर्नमेंट के फंड से ही चलता है। ठीक है। जी तो ये लोगों को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो नेशनल पार्टीज को ही वोट करते हैं। मेरे हिसाब से अगर देखें तो वहाँ भी लोकल लीडर को ही उन्होंने एक जी। चीफ मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट किया है। तो वहाँ भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की जीत हुई है। लोकल लीडर को ही उन्होंने चूज किया है। हम वापस तमिलनाडु पे आते हैं, और मैं आपसे तमिलनाडु में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्शंस हैं। एक है फिशरमैन कम्युनिटी, उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगे। और वहीं पे जो जितने ट्रेडर्स हैं वो गुजराती और राजस्थानी ट्रेडर्स होते हैं, मोस्टली वो वहां से माइग्रेट करके चेन्नई में आके सेटल हुए हैं। इन दो फैक्शंस का मूड किस तरफ है? फिशरमैन ने काफी सारे फिशरमैन ने विजय को वोट किया है। इनफैक्ट मैं चेन्नई में रहता हूँ, मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ जहाँ पे फिशिंग होती है। कोस्टल कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मैलापुर। तो यहाँ जो एमएलए है, जो मिनिस्टर भी है, विजय के एकदम क्लोज अकाउंटेंट है, वेंकट रामनन। वो ब्राह्मण है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में
दो ब्राह्मण का इलेक्ट होना वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि इलेक्टोरली पॉपुलेशन वाइज काफ़ी इररिलेवेंट है ब्राह्मण, सिर्फ 3% पॉपुलेशन है, और द्रविडियन पॉलिटिक्स एंटी ब्राह्मण ब्राह्मण। पॉलिटिक्स है। तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी में फिशरमैन ने, काफ़ी सारे फिशरमैन ने, और मैं कहता हूँ मे बी 80 to 100% फिशरमैन ने वेंकटरामन को ही वोट दिया है। टीवीके ने फिशरमैन कोस्टल कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। ओके। शायद वो और भी बेटर परफॉर्मेंस चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ये क्यों रहा है? क्योंकि विजय को एक चेंज की तरह देखा जा रहा है, और फिशरमैन कम्युनिटी को ऐसा फील करती है कि उन्हें उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है स्टेट के पॉलिटिक्स में, एमपीज हो, एमएलएज हो। जी। वो फील करते हैं कि डीएमके और एडीएमके ने उन्हें उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तो ये सब उनके कंसर्न्स है। और विजय क्रिश्चियन है, तो काफ़ी सारे फिशरमैन क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो वो एक एफिनिटी भी उन्हें डेफिनेटली है। ओके। और आपने बात की नॉर्थ इंडियन, गुजराती और मारवाड़ी, तो मुझे ये इनपुट मिला है कि काफ़ी सारे गुजरातीज और मारवाड़ीज ने इस बार टीवी के को ही वोट दिया है, विजय को ही वोट दिया है। ओके। मेरे हिसाब से आप, अगेन जैसे मैं मुस्लिम क्रिश्चियंस की बात कर रहा था, गुजराती मारवाड़ी भी अगर आप यहाँ मिले, तो वो जब तक गुजराती या मारवाड़ी ना बोले आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुजराती या मारवाड़ी है। वो जी। उतनी अच्छी तमिल बोल लेते हैं यहाँ पे। जी। तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से एसिमुलेट हुए हैं। लेकिन उन्होंने डेफिनेटली टीवीके को वोट दिया है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को लार्जली डीएमके से प्रॉब्लम था, ऐसा मैं नहीं समझता, ऐसा मैंने सुना नहीं है। बट उन्होंने भी वेव के साथ ही बह के वोट दिया है। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि विजय की पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में आ गई है। उस पे आपको लगता है कि कोई अब उनका पॉलिटिकल करियर एक नए माइलस्टोन के साथ शुरू हुआ है, उन्होंने शपथ ले ली एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो आपको लगता है उसका कोई इम्पैक्ट होगा? अ, अभी तक तो देखिए मैडम, इलेक्शन के पहले ही उनके पर्सनल लाइफ के जो डिटेल्स थे वो बाहर आ गए थे। वो क्या षड्यंत्र था, वो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो डिटेल्स बाहर आ गए थे। उनके जो फ्रेंड है त्रिशा कृष्णन, एक्ट्रेस, जिनका, जो रूमर्स कहते हैं कि जिनके साथ उनका एक रिलेशनशिप है, जी। वो भी स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए थे। तो मेरे हिसाब से विजय ने, चीफ मिनिस्टर विजय ने कुछ भी छुपाया नहीं है। जी। उन्होंने कुछ भी लोगों के बीच एक कंफ्यूजन की तरह कुछ रखा भी नहीं है। और वो चाहते हैं कि फोकस गवर्नेंस और उनके डिसीजन मेकिंग पे हो, ना कि उनके पर्सनल लाइफ पर्सनल पे हो। लाइफ। डेफिनेटली ये एक इशू है कि एक चीफ मिनिस्टर क्या, जो जैसे उनके वाइफ, उनके एक्सचेंज वाइफ संगीता अपने डिवोर्स पिटिशन में एलिज कर रहे हैं जी। थोड़ी बहुत चीज़ें, अगर वो सच है, तो डेफिनेटली वो सीरियस इश्यूज है। वो सही फोरम में डिबेट भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से हमें ज़्यादातर फोकस उनके गवर्नेंस पे रखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी विजय के स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च फैंस को देख रहा हूँ। वो त्रिशा के स्वेरिंग इन सेरेमनी पे होने पर काफ़ी निराशा जता रहे थे जी। जी। कि ये मैडम क्यों आए हैं, क्यों और है? उस तरीके से। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि हमें फोकस एक उनके गवर्नेंस पे रखना चाहिए, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन वो ज़्यादा है। लोगों को पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है उनके पर्सनल लाइफ में, फिर भी उन्होंने वोट दिया है। तो वो पर्सनल और पॉलिटिकल को सेपरेट रख रहे हैं, और चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक चेंज आए। ये तमिलनाडु के लिए नई बात नहीं है। एमजीआर भी, उनका एक रूमर था कि वो जयललिता के साथ एक रिलेशनशिप में थे जी। जब उनकी शादी हुई थी। करुणानिधि जी के खुद उनके दो वाइव्स थे। जी। और एक बार जयललिता के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि करुणानिधि को देखने के लिए उनके दोनों वाइफ असेंबली में थे, कॉरिडोर में, गैलरी में थे। तो जी। ये तमिलनाडु के लिए कोई नई बात नहीं है मेरे हिसाब से। आखिर में लास्टली आई वांट टू आस्क यू एक बहुत ही जिसको कहेंगे अनसेंसर्ड ओपिनियन। आपके साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि जो अभी सीएम है विजय, वो इतनी ज्यादा बढ़त के साथ इतनी ज्यादा सीट्स लेकर आ पाएंगे? इसका जवाब मैं थोड़ा डिटेल में देना चाहता हूँ। मेरा खुद का ओपिनियन था, मैंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज विजिट किए थे इलेक्शन के एक महीने पहले, और काफ़ी
मेरे रिलायबल सोर्सेज, आई मीन जो ऑफिसर लेवल पे हैं, जो पॉलिटिक्स को 20-25 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो खुद के सर्वेज कर रहे हैं, जी। डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक दो ऑफिशियल्स ने मुझे इलेक्शन के 4 दिन पहले कहा था कि विजय टीवी के एटलीस्ट 10 से 50 सीट जीतेगा। उन्होंने एक्चुअली मुझे कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में वो स्ट्रांग है इसका एक लिस्ट भी दिया था। ठीक है। ओके। तो मेरा काफी मैंने ओपन डोमेन सोशल मीडिया पे भी कहा है इलेक्शन एग्जिट पोल के पहले कि विजय 20% वोट से शुरू करेंगे। उनके 80% से ज्यादा उनके कैंडिडेट 16% दैट इज डिपॉजिट डेफिनेटली वापस उन्हें मिलेगा। और स्टेट के सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि रूरल में उनका रीच नहीं होगा। ये इससे मैं सहमत नहीं था। तो ये था मेरा एक एकदम जुडिशियस ओपिनियन था मेरा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि शबीर अहमद जो जी। द न्यूज़ मिनट के सीनियर एडिटर है, जी। वो मेरे साथ कांस्टेंट टच में रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल के पहले ही उन्होंने कहा था कि टीवीके को मेजोरिटी मिल सकती है। ओके। ये एक चीज कही उन्होंने। उन्होंने दूसरी चीज कही कि चीफ मिनिस्टर स्टालिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हार रहे हैं, ओके। जिसे सुन के मैं चौकन्ना हो गया। ये हारे हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जी। ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि काफी सारे मिनिस्टर्स, सिटिंग मिनिस्टर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी टफ फाइट मिलेगा। तो वो भी बात उनकी सही आई, क्योंकि 15 मिनिस्टर्स अपने सिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज में हारे हैं, स्पीकर भी हारे हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी हारे हैं। जी। तो लेकिन ये आउटलायर केसेस है। मेजॉरिटी लोगों, मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स, इवन जर्नलिस्ट ने ये प्रेडिक्ट ही नहीं किया। अभी मैं एक मशहूर न्यूज़पेपर के एक पुराने रिपोर्ट को देख रहा था, जो श्री पेरुम्बदूर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। वो कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए थे सिटिंग कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट सेल्वा पेरुंदवे। तो जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेडिक्शन लिखा था वो न्यूज़पेपर ने, उन्होंने टीवी के लिए सिर्फ एक लाइन दिया, वो भी लास्ट में, कि वो तो पहली बार आ रहे हैं इसलिए वो तो कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। और हुआ क्या कि वो जीत गए। तो पॉलिटिक्स में एक्चुअली कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी सत्ता मिल सकती है, किसी की भी कुर्सी जा सकती है। सिद्धार्थ जी, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम सवाल दैट मैटर्स को दिया और इतने अच्छे से आपने हमें समझाया, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच।